दोस्तों नमस्कार। और मैं आज आप लोगों को देहरादून से या हरिद्वार से या उत्तराखंड के किसी भी शहर से नेपाल टूर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो जो लोग देहरादून से, हरिद्वार से या उत्तराखंड के किसी शहर से अपनी कार के द्वारा अपनी फैमिली के साथ नेपाल विज़िट करना चाहते हैं या वो अपना फ्यूचर में कोई प्लान बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हमने ये यात्रा अपनी फैमिली के साथ इस साल जून के स्टार्टिंग में की थी। तो हम लोग देहरादून से निकले थे सुबह 7 बजे और हरिद्वार, नजीबाबाद होते हुए रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा होते हुए हम लोग पहुँचे थे टनकपुर, बनबसा। और बनबसा में आपको वहाँ से लेफ्ट में शारदा बैराज की तरफ मुड़ना पड़ता है। और हरिद्वार से जो रोड की कंडीशन है बहुत अच्छी है, हाईवे है और आप आराम से कार ड्राइव कर सकते हैं। और ये है शारदा बैराज की तरफ जाने वाला रूट बनबसा से। 4 या 5 घंटे का रूट है देहरादून से। और ये बनबसा का जो बैराज है, और इससे पहले 30 रुपये का एक पर्ची काटनी पड़ती है, जहाँ पर इस बैराज में जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए पर्ची कटती है। तो उसको दिखाने के बाद इस पुल से क्रॉस कर सकते हैं। 1 वे ब्रिज है। और इसमें सबसे ख़ास बात दोस्तों इस बैराज में कि ये 2-2 घंटे के बाद ओपन होता है। सुबह जो सबसे पहले गेट खुलता है वो जैसे 8 बजे, और इससे 10 से 12, फिर 2 से 4, और इस तरीके से गेट खुलता है। और उसके बाद बीच में बंद रहता है। तो आप अपना जो प्रोग्राम बनाएंगे उस तरीके से बनाएं कि गेट खुलने के समय आप लोग यहाँ पहुँचें। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ से 1 किलोमीटर आगे नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है और नेपाल का जो शहर है सबसे पहले वो है महेंद्रनगर। और महेंद्रनगर में आपको बनाना पड़ेगा नेपाल विजिट के लिए परमिशन और अपनी कार के लिए आरटीओ से परमिशन। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ पे गए और ये भंसार कार्यालय है। और भंसार में आप लोगों को पर डे 500 के अनुसार उसका आपको शुल्क देना पड़ता है। और हमने 10 दिन के लिए बनाया था। और साथ में वहाँ पे जो नेपाली करेंसी है वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और यह भंसार। और इसके बाद हम लोग आरटीओ ऑफिस गए। आरटीओ ऑफिस में भी हमने 500 पर डे के अनुसार अपनी कार के लिए लाइसेंस बनाया नेपाल विजिट के लिए। और जो 6000 इंडियन रुपीज़ था, जो 10,000 लगे नेपाली रुपीज़ के अनुसार, तो 6000 में आरटीओ और जो भंसार होता है जो परमिशन, वहाँ के लिए हमको जो है परमिशन मिली। और उसके बाद हम लोग निकले। 2 घंटे लगे थे करेंसी एक्सचेंज करने में। और जो वहाँ पर जितनी प्रक्रियाएँ होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे भंसार बनाने के लिए या आरटीओ में जो भी कागज़ चाहिए उसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, कार का जो आरसी है वो ओरिजिनल, और फ़ोटो वगैरह भी आप रख सकते हैं, वोटर आईडी रख सकते हैं, आधार रख सकते हैं अपनी पूरी फैमिलीज़ का। और वहाँ पर 1-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग का जो स्टे हुआ था वो हुआ था चीसापानी और कोलपुर, 2 रास्ते में जो शहर पड़ते हैं, अच्छा हाईवे है। और जो हमारा पहला स्टे था वो था चीसापानी। तो चीसापानी में होटल ठीक मिल गया, 2000 रुपीज़ जो नेपाली रुपीज़ में है। वहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी चलता है और नेपाली भी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार एक्सचेंज करवा के ला सकते हैं महेंद्रनगर में। और आगे भी मिल जाते हैं आपको एक्सचेंज के रूप में। थोड़ा कमीशन, कुछ लोग कमीशन लेते हैं और कुछ उतना ही पैसा देते हैं। तो 100 रुपया 160 रुपये नेपाली रुपीज़ के बराबर होता है। तो हम लोगों ने जो पहला स्टे किया था वो किया था चीसापानी में। और चीसापानी से हम लोग निकले थे बुटवल होते हुए, अच्छा हाईवे है। और बुटवल से आप लोगों को, बुटवल नेपाल के कमर्शियल सिटी है, वहाँ से आप या तो पोखरा जा सकते हैं, जो लगभग अगर आप पोखरा जाएंगे पहले तो 160-65 किलोमीटर पड़ेगा। और बुटवल से आप काठमांडू भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको 270 के आसपास आपको किलोमीटर पड़ता है। तो लगभग पूरा दिन लग जाता है। बीच में कुछ प्लेसेस हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ब्रिज हैं जो सस्पेंशन ब्रिज हैं जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं,
400-500 मीटर लंबे जो केबल ब्रिज होते हैं, सस्पेंशन ब्रिज, आप उसमें अपने फैमिली के साथ उसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग चिसापानी से पहुँचे थे पोखरा, और पोखरा में हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 8 बज गया था। और 8 बजे हम लोगों ने होटल्स लिए। होटल पोखरा में अच्छे हैं और सस्ते दामों पर आपको होटल मिल सकते हैं। 600 रुपीज़ से लेकर के 2000, 5000 और 10,000 तक को आपको होटल मिल सकते हैं। तो हमने 2000 रुपीज़ के अनुसार 2 रात के लिए हमने होटल्स लिया, और होटल्स बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी कार से, आप गाइड भी कर सकते हैं होटल से, और अपनी कार के द्वारा गूगल्स मैप ओपन करके आप विज़िट कर सकते हैं पोखरा में। तो हम लोगों ने, हालांकि वहाँ पे जो होटल्स वाले थे उन्होंने हमको एक गाइड दिया। तो पोखरा में बहुत सारे विजिट स्थानों को विज़िट कर सकते हैं आप। तो पोखरा में जो सबसे पहले जो देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, वो है फीवा लेक, फिर शिव टेम्पल है, बौद्ध स्तूपा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय संग्रहालय, गुप्तेश्वर शिव टेम्पल, ये चीज़ें आप पोखरा में विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लगेगा। अपनी कार है तो आप एक पूरे दिन मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप विज़िट कर सकते हैं पूरे सिटी को। अच्छा शहर है, बहुत सुंदर, खूबसूरत। और पोखरा के बाद हम लोग निकले काठमांडू के लिए, और पोखरा से काठमांडू की डिस्टेंस भी लगभग 250 या 260 के आसपास है। तो बीच में हम लोग मुगलिन में मनोकामना मंदिर के दर्शन करने के लिए रुके थे, जो एक माता का शक्तिपीठ है। यहाँ पे केबल कार के द्वारा आप माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और जो केबल कार का जो किराया है वो 1000 रुपीज़ नेपाली रुपीज़ में है। तो हम लोग ने 4000 रुपीज़ में 4 लोगों का टिकट लिया, और लगभग 3 घंटे उसमें लग जाते हैं आने जाने में। और वो तो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जाते हैं। अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि हम लोग जून में गए थे, जो उतना पीक सीज़न नहीं होता नेपाल का। तो आपको अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक जाना है, तो जो पीक सीज़न होता है नेपाल का, तो आपको माता के दर्शन करने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। और हम लोग क्योंकि जून में गए थे तो हमको 3 घंटे में, 3.5 घंटे में हम लोग दर्शन करके वापस आ गए थे। और फिर काठमांडू पहुँचे, और काठमांडू पहुँचने में हम लोगों को रात हो गई थी लगभग। तो हमने होटल लिया, होटल्स हमको मिल गए थे। गूगल्स में हमने होटल सर्च किए, और गूगल्स के अनुसार हम लोग होटल ढूंढा। हम लोगों को करीब 9 बज गए थे होटल मिलते मिलते। और काठमांडू में थोड़ा होटल्स पोखरा से थोड़ा महंगा है, क्योंकि कैपिटल सिटी है तो, और बहुत बड़ी सिटी है। तो यहाँ लगभग 3000 नेपाली रुपीज़ में हमको होटल मिला। हमने 2 नाइट्स के लिए होटल्स यहाँ पर लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग को जो काठमांडू का सबसे प्रमुख अट्रैक्शन है वो है भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। हम लोग सुबह ही 6 बजे भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए होटल से निकले। तो इसलिए हमको 1 घंटे में, हालांकि लाइन थी वहाँ पर, लेकिन 1 घंटे में दर्शन हो गए थे आसानी से। तो अगर आप नेपाल घूमना चाहते हो, सबसे पहले आपको महेंद्रनगर में, क्योंकि वहाँ पर इंडियन जो सिम होते हैं बंद हो जाते हैं, तो इंडियन सिम आपको वहाँ पे आसानी से, नेपाली जो सिम होते हैं आपको मिल जाएंगे आसानी से। और तो आपको 300-400 में नेपाली सिम मिल जाते हैं, और वो नेपाल में चलते हैं। तो आपको गूगल्स करने में, या आप अगर आप घर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं वो भी हो जाता है। तो क्योंकि नेपाली सिम आप पे आसानी से मिल जाते हैं, आपको आधार, आपकी फ़ोटो चाहिए, उसमें 1-2 घंटा लग जाते हैं। या आप किसी भी शहर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप सिम ले सकते हैं, लेकिन इंडियन सिम वहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद हम लोग, यहाँ पर हमने गाइड नहीं किया था, क्योंकि हमने जो भी विजिटेड प्लेसेस हैं वहाँ पे हमने गूगल में उनको सर्च किया। तो गूगल के अनुसार हम लोग अपनी कार के द्वारा पहुँचे। तो सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद हम लोग पहुँचे बूढ़ा नीलकंठ, जो शहर के अंदर ही है। और उसके बाद जो पाटन दरबार स्क्वायर है, वो भी एक नेपाल का एक पुराना एक शहर है, जहाँ पर शायद 12वीं 13वीं शताब्दी के जो
राजा महाराजा नेपाल में रहे उनका एक महल है, और उसको विज़िट करने में आपको काफ़ी, आप देख सकते हैं सामने ये वहीं का दृश्य है। और इसमें आपको विज़िट करने में, पूरा देखने में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं जो आपको वहाँ का इतिहास बताएगा। और इसके अंदर आपने कई फिल्में देखी, कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। ये एक फिल्मों की शूटिंग करने के लिए एक सूटेबल प्लेस था। बहुत सारी फिल्में आपने, इंडियन फिल्में आपने इसको देखा होगा। और यहाँ पे एक थमेल मार्केट भी है, जो एक लोकल मार्केट, जहाँ पे आप अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और फिर इसके बाद और बहुत सारी जगह हैं। पशुपतिनाथ तो एक प्रमुख अट्रैक्शन है, ये है भगवान पशुपतिनाथ का। उसके बाद हम लोग 2 दिन स्टे करने के बाद हम वहाँ से लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थल लुम्बिनी के लिए निकले। तो वो भी लगभग 8 या 10 घंटे का सफ़र है। वहाँ पे जो हाईवे है उस पर काम चल रहा था, इसलिए हमको बहुत मुश्किल आई इस बार। तो जो लोग अभी नेपाल भ्रमण करना चाहते हैं आप लोग, तो वो लोग अभी 1 या 2 साल स्टे कर सकते हैं अपनी कार के द्वारा, क्योंकि अभी वहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है। तो आप लोग अगर अपनी कार से जाते हैं तो इस साल तक वहाँ पे जो हाईवे बन रहे हैं वो शायद कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अपनी कार के द्वारा बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा भी नेपाल में बहुत सारी जगह, आप जनकपुर जा सकते हैं आप। इसके अलावा आप जो है बहुत सारे स्थान हैं, आप जा सकते हैं अपनी कार के द्वारा। और जो वहाँ पे ट्रैफिक हैं वो उतना ज़्यादा नहीं है, गाड़ियाँ कम हैं, तो आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं और फिर पूरे नेपाल को एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 या 10 दिन आपको पूरा टाइम चाहिए होगा वहाँ के लिए। तो आप 8 से 10 दिन का प्रोग्राम बनाइए और अपनी कार के द्वारा आप जाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये है बुढ़ा नीलकंठ, और इसी में बात कर रहा था, के बीच में है, पानी दिख रहा है इसमें, वैसे बताते हैं। और यहाँ विजिट कर सकते हैं आसानी से। भगवान पानी और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और बनाइए आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो फ्यूचर में जब भी प्लान बनाए तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, ये देखिए यहाँ का प्रांगण और इसकी मान्यता क्या है, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे।